Students, this is Anand Shrivastava, Humanities teacher, class 11C. Student, this is our first lecture of theme 10, Displacing Indigenous People. बच्चों, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के अंदर नेटिव पीपल्स किस तरीके से गायब होते गए, जिनको हम रेड इंडियंस और एबॉर्जिनीज बोलते हैं। साथ ही साथ हम न्यूजीलैंड के बारे में भी जानेंगे कि यहाँ पर स्पेशली नॉर्थ अमेरिका है, सेंट्रल अमेरिका है, साउथ अफ्रीका है, कैसे कॉलोनीज़ डेवलप हुई, यूरोपियन सेटलमेंट यहाँ पर बने और इन कॉलोनीज़ के अंदर जो बाहरी लोग थे वो एक्टिवेट होते गए, और जबकि जो वहाँ के ओरिजिनल हैबिटेंट थे, जैसे कि अमेरिका के अंदर रेड इंडियंस हैं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर एबॉर्जिनीज़ हैं, मायोरिस हैं, ये सब नेटिव लोग ये धीरे धीरे वहाँ से गायब होते गए। अब अगर आप देखें तो ब्लू कलर की लाइंस जो दी हुई हैं उसमें बताया गया है कि टिल द मिडल ऑफ द 20th century अमेरिकन एंड ऑस्ट्रेलियन हिस्ट्री टेक्स्ट बुक यूज टू डिस्क्राइब हाउ यूरोपियन डिस्कवर्ड द अमेरिकाज एंड ऑस्ट्रेलिया। दे हार्डली मेंशन द नेटिव पीपल्स एक्सेप्ट टू सजेस्ट दैट दे वर हॉस्टाइल टू यूरोपियंस। तो यानी कि यहाँ पर नेटिव पीपल्स को पूरी तरह से नेग्लेक्ट किया गया, और जो नए लोग आए उन्होंने जो कैप्चराइजेशन किया इन एरियाज़ में और वहाँ पर जो डेवलपमेंट वर्क किए, उन सभी चीज़ों को आपको इसमें देखने को मिलेगा। अब एक टॉपिक आएगा आपके पास, यूरोपियन इम्पीरियलिज्म। तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि इम्पीरियलिज्म का मीनिंग ये होता है कि जब आगे बढ़ने की होड़ में लोग एक दूसरे से कंपटीशन रखते हैं और उन कॉम्पिटिशन्स को कंप्लीट करने के लिए वो फेयर और फॉल मीन्स को भी यूज़ करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, फ्रॉम दैट टाइम अदर कंट्रीज फ्रांस, हॉलैंड, इंग्लैंड begin to extend their trading activities and to establish colonies in America, Africa, Asia. Ireland also was virtually a colony of England as the landowner there were mostly English settlers. तो कहानी पूरी कहाँ से शुरू होती है? ये शुरू होता है बिजनेस से। जैसे ही यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो जाएगा तो लोग वहाँ से प्रॉफिट बनाने के लिए दूसरी जगह जाएंगे और अपनी कॉलोनीज़ को वहाँ पर डेवलप करेंगे। अगर आप देखें तो साउथ एशिया में ट्रेडिंग कंपनीज जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी, इन सब की आपको अवेलेबिलिटी मिलती है। दे रिटेन द ओल्डर वेल डेवलप्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एंड कलेक्टेड टैक्सेस फ्रॉम लैंड ओनर्स। लेटर दे बुल्ट रेलवेज, ट्रेड ईजियर। दैट मीन्स जो वहाँ का लोकल इनहेबिटेंट है उसको इनके टैक्स, इनके तरीके नहीं आते हैं, और ये लोग अपने नए तरीक़ों से ये सारी चीज़ें वहाँ पर कर रहे हैं। अगर आप देखें तो इन अफ्रीका यूरोपियन ट्रेडेड ऑन द कोस्ट एक्सेप्ट इन साउथ अफ्रीका एंड ओनली इन द लेट 18th century दैट दे वेंचर इनटू द इंटीरियर। तो कुल मिला के आपको ये बात पता चलती है कि जो जितने भी फ्रांसीसी हों, चाहे वो हॉलैंड वाले हों, चाहे वो डच हों, चाहे वो ब्रिटेनियंस हों, ये सब लोग जो नए देशों में पहुँचे, जैसे भारत है, जैसे न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, तो इन सब जगहों पर नेटिव पीपल्स पहले से थे, बट वो इनके कंपैरिजन में ज़्यादा डेवलप नहीं थे। तो फिर वो धीरे धीरे इनके एरियाज़ को इनसे कैप्चर करते गए। अब अगर आप देखें तो आपको एक चीज़ और देखने को मिलेगी जो कि आपको पेज नंबर 215 पर देखने को मिलती है। इसमें वो नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका को वो दिखाएंगे। अमेरिका का जो आप सीन देखते हैं उसमें डाउनवर्ड, दैट मीन्स साउथ साइड आपको मैक्सिको मिलता है, और ईस्टवर्ड, ईस्ट अमेरिका जो है यहाँ से सेटलमेंट स्टार्ट होंगे, और फिर उसके बाद मिसिसिपी रिवर के साथ साथ आगे बढ़ते जाएंगे, और फिर वो धीरे धीरे वेस्टवर्ड मूवमेंट के थ्रू चले जाएंगे। तो यहाँ पर एक उन्होंने जो पूरा क्लॉज दिया हुआ है उसको आप पढ़ सकते हैं कि इसमें The continent of North America extends from Arctic Circle to the Tropic of Cancer, from the Pacific to the Atlantic Ocean, west of the chain of Rocky Mountains in the desert of Arizona, Nevada, still further west and Sierra Nevada mountains to the east of the Great Plains, the valleys of Mississippi and Ohio and the Appalachian Mountains। तो ये पूरा एरिया जो है वो धीरे धीरे इसको कैप्चर कर लेंगे। अब यहाँ अगर आप देखें तो नेटिव पीपल्स के बारे में उन्होंने बताया है, The earliest inhabitants of North America came from Asia over 30,000 years ago on a land bridge across the Bering Straits, and during the last ice age 10,000 years ago they moved further south. The oldest artifact
found in America and Arrow Point is 11,000 years old. The population start to increase about 5,000 years ago. अब इसमें क्या होगा कि जो लोग हैं वो लोग क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें वो लोग ऑब्ज़र्व करेंगे, जिसमें वहाँ पर आपको फ़िश का मीट और नॉर्मल मीट, इसके अलावा वेजिटेबल, मेज, बफेलो, बहुत सारी चीज़ें वो लोग अपने पास रखते थे, जैसे बफेलो है, बाइसन है, ग्रासलैंड उनके पास होते थे। बट लेकिन यहाँ पर भी बच्चों यही था, जो नेटिव रेड इंडियंस थे अमेरिका के अंदर, वो लोग पेड़ पौधों को ही भगवान मानते थे, उनके ज़्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं करते थे, वो उनका यूज़ बस उतने के लिए ही करते थे कि हमारी लाइफ अच्छे से चल जाए। अच्छा, अगर आप पेज नंबर 216 पर देखेंगे तो वहाँ पर आपको जैसे इंडिया में सिचुएशन मिलती है वैसी वहाँ मिलेगी। इनसाइड इंडिया राउंड अबाउट 1635 लैंग्वेजेस आर स्पोकन, बट स्टिल वी रिक्वायर अ फॉरेन लैंग्वेज टू यूनाइट आवरसेल्फ। इसी तरह अमेरिका में भी आप देखेंगे तो ढेरों लैंग्वेजेस वहाँ पर बोली जा रही हैं, और वो लैंग्वेजेस अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों पर लोग बोल रहे हैं। साथ ही साथ वो ये बताएंगे आपको कि वहाँ पर जो है लोग हैं वो स्किल्ड भी हैं, क्राफ्टमैन हैं, ब्यूटीफुल टेक्सटाइल्स वगैरह, ये सारी चीज़ें वहाँ रहेगी। अब एक टॉपिक आपके पास आएगा जिसको हम बोलेंगे एनकाउंटर विद यूरोपियंस। तो एनकाउंटर विद यूरोपियंस में आप ये देखेंगे कि यूरोपियंस के साथ जो नेटिव अमेरिकन्स की डील होगी वो 17th सेंचुरी के बाद से स्टार्ट हो जाएंगी। उसके बाद क्या होगा कि जो नेटिव अमेरिकन्स होंगे वो इन यूरोपियंस से जो आइटम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से निकल के आए हैं, जो ऐसे आइटम्स हैं जो उन्होंने कभी नहीं देखे, वो उन सारे आइटम्स को लेंगे और उसके बदले में उन लोगों को गिफ्ट देंगे। गिफ्ट के फॉर्म में वो लोग कई बार गोल्ड भी देंगे, कई बार और भी चीज़ें देंगे, साथ ही साथ वो ज़मीन भी लेंगे। अच्छा, एक और चीज़ है, वो लोग बो और एरो का यूज़ करते हैं एनिमल्स को मारने के लिए, ठीक है। अल्कोहल का भी यूज़ करते हैं, और अल्कोहल एक ऐसा आइटम था जो वहाँ पर बहुत ज़्यादा सेल हुआ और लोगों को पसंद भी आया, और ये सब चीज़ें यूरोपियंस के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिटेड थी। स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट फ्रॉम न्यू टॉपिक, दैट इज़ म्यूचुअल परसेप्शंस। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।